अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम डायबिटीज़ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या हैं, किस तरह से डायबिटीज़ को डायग्नोज करना है, किस तरह से डायबिटीज़ को ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, कौन से ऑप्शन हैं जो ओरल अवेलेबल हैं और कौन से ऑप्शन हैं जो इंसुलिन की फॉर्म में या जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो हम सबकुटेनियसली या आईवी फॉर्म में पेशेंट को दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक डायबिटिक पेशेंट आता है और वो आपसे ये सवाल पूछता है कि क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो हर डॉक्टर को आना चाहिए, राइट। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में जो कि दूर करना ज़रूरी है। और ये दो ऐसे काम हैं जिससे रोज़े में कोई खलल नहीं आता, रोज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक सलामत रहता है, राइट। उसमें से नंबर वन है चेकिंग बीएसआर। कुछ लोगों का ख्याल है कि बीएसआर चेक करने से भी रोज़े में कुछ फ़र्क आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है इंजेक्टिंग इंसुलिन। तो ये दो काम ऐसे हैं जो सेफ़ हैं और इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। और तीसरी बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 mg पर डेसीलीटर इज़ अ कट ऑफ। यानी ये एक ऐसा कट ऑफ है कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की जो शुगर है वो इस लेवल पे पहुँच जाती है, तो नाउ इट्स टाइम कि वो अपने रोज़े को जो है वो ख़त्म कर लें और वो खाना पीना शुरू कर दें। अदरवाइज़ ही और शी विल फॉल इनटू रेड जोन। बल्कि ये ऑलरेडी रेड जोन में ही जा चुके होते हैं, तो इनको फ़ौरी तौर पे रोज़ा खोल लेना चाहिए, राइट। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि अगर आपसे कोई आके पूछता है कि जी मैं इतने अरसे से डायबिटिक हूँ और मैं फ़लाँ फ़लाँ मेडिसिन ले रहा हूँ, तो क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। तो उसकी जो तो उसका जो आंसर है वो आपने जब करना है तो उससे पहले आपने कुछ फैक्टर्स जो है वो मद्देनज़र रखने हैं। इसको मैंने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का नाम दिया है और इसमें मैंने 3 फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली ऐड किए हैं। नंबर 1, आपने उससे ये पूछना है कि आप कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, राइट। इसमें 3 मेडिकेशंस हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर वो पेशेंट जो है वो इन तीनों में से किसी भी मेडिसिन पे है तो आप उसको चेंज कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 1 सल्फोनाइल यूरिया, ये नोटोरियस हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया करवाते हैं। नंबर 2 इंसुलिन, अगर पेशेंट जो है वो कोई लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, तो उसकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। और तीसरा ग्रुप जो है वो मेगलिटिनाइड्स का है, यानी रेपेग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड। अगर इस ग्रुप में से कोई मेडिसिन ले रहा है तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो आपने और सल्फोनाइल यूरिया की एग्जांपल जो है वो ग्लिपिजाइड, ग्लाइमिनक्लामाइड, ग्लिकलाजाइड, ये वाला ग्रुप जो है, अगर इनमें से कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको फौरी तौर पे आप चेंज कर दें, राइट। इंसुलिन अगर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे टाइप 1 का पेशेंट है, तो उन लोगों में वैसे तो रिकमेंडेड है कि वो रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर उनकी विल पावर ज़्यादा है और वो रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, यानी रेगुलर इंसुलिन। तो जब वो रेगुलर इंसुलिन लेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो दूसरा फैक्टर मैंने सॉर्ट आउट किया है वो कुछ लैब्स हैं जिसे आप आइडिया कर सकते हैं कि इस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कितने हैं, राइट। उसमें HbA1c है, ये आपको ओवरऑल कंट्रोल बताएगी कि पिछले 2-3 माह में पेशेंट का कंट्रोल कैसा रहा है। उसके बाद रैंडम और फास्टिंग जो शुगर लेवल्स हैं पेशेंट के, उसका रिकॉर्ड आप देखें कि वो रिकॉर्ड कैसा है। उसमें हाइपोग्लाइसीमिया की एपिसोड्स कितनी हैं और हाइपरग्लाइसीमिया की कितनी हैं और कितनी रीडिंग है जो नॉर्मल रेंज में, राइट। और इसी तरह RFTs पेशेंट के देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट के RFT डिरेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जा रहा है। और जब भी कोई पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ या रीनल कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएगा तो डेफ़िनेटली उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सारी बातें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। जो थर्ड फैक्टर मैंने इसका सॉर्ट आउट किया है वो पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। पर्सनल फैक्टर्स में एज है,
अगर पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, लाइक मोर देन 75 ईयर्स, तो प्रोबेबली उनको ये कहना चाहिए कि आप अभी रोज़ा ना रखें। उसके बाद आपने पेशेंट का नॉलेज असेस करना है कि पेशेंट को डायबिटीज़ के बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में कितना पता है, राइट। कितनी सिम्टम्स उसको पता है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, लाइट हेडेडनेस हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, राइट। ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट को पता है तो फिर आप उसको फेवर कर सकते हैं कि जी ठीक है, आप रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह जनरल हेल्थ ऑफ पेशेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, कोई ना कोई गड़बड़ चलती रहती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती रहती है, तो फिर आप उनको रिकमेंड करें कि आप रोज़ा ना रखें, राइट। और इसी तरह विल पावर पे भी डिपेंड करता है। अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, तो फिर आप उनकी फेवर में देखें कौन सी चीज़ें। और अगर पेशेंट की विल पावर ही कम है तो फिर बेहतर है कि आप उनसे ये कहें कि आप रोज़ा ना रखें। इसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि पेशेंट जो है वो अकेला रहता है या फैमिली के साथ रहता है, उसकी कोई टेक केयर करने वाला है या नहीं है, राइट। अगर वो खुदा न खास्ता हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है तो कोई उसको देख सकेगा, कोई उसको अटेंड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बनाती हैं, राइट। तो जब जब भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपने ये सारे फैक्टर्स पहले एक्सप्लोर करने हैं और इसके मुताबिक आपने उसको आंसर करना है। इन सारे फैक्टर्स की बेस पे जो रिज़ल्ट्स आप बना सकते हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप उसको स्ट्रेटिफाई कर लें कि वो पेशेंट जो है वो किस ग्रुप में आ रहा है, वो हाई रिस्क में है, वो लो रिस्क में है, या वेरी हाई रिस्क में है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वेरी हाई रिस्क वाले पेशेंट्स इस तरह से सॉर्ट आउट करने हैं कि अगर पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की एपिसोड हो रही हैं या कीटोएसिडोसिस की एपिसोड हुई है कोई इन प्रीवियस 3 मंथ्स, तो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि आप जो है रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह HbA1c अगर मोर दैन 9% है, यानी पिछले 3 माह के अंदर शुगर कंट्रोल जो है वो अच्छा नहीं रहा, तो बेहतर है कि आप उसको रोज़ा ना रखने का कहें। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट सिक है, बार बार हॉस्पिटल आना जाना रहता है, तो प्रोबेबली ही और शी इज़ नॉट कैंडिडेट फॉर फास्टिंग। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट है जिसका फिज़िकल वर्क है, कोई लेबरर है, तो उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो शी मस्ट नॉट फास्ट, राइट। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट सीजर्स का है और उसको एक्टिवली सीजर होते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर सीजर्स, तो बेहतर है कि वो पेशेंट जब तक एक्टिव सीजर स्टेट से नहीं निकल जाता उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह कोई पेशेंट अगर हीमोडायलिसिस पे है, उसके डायलिसिस होते हैं, तो उस पेशेंट को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, राइट। इस तरह मैंने एक ग्रुप बनाया है हाई रिस्क का। हाई रिस्क में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के हों, पेशेंट हों, लेकिन वो स्टेज 1 से स्टेज 3 तक हों, तो उन लोगों में भी बेहतर है कि वो रोज़ा ना रखें। इसी तरह कोई पेशेंट अगर ससेप्टिबल टू डिहाइड्रेशन है, यानी उसको वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस, ऐसे कोई मसाइल रहते हैं, या उसका ओरल टेक अच्छा नहीं है, तो फिर भी उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अगर कोई पेशेंट ऐसी ड्रग्स ले रहा है जो उसके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, कोई एंजियोलिटिक ले रहा है, कोई मूड स्टेबलाइजर्स ले रहा है, या कोई बेंजोडाइज़ेपिन पे है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट क्रोनिक डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको एडवांस्ड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में से कुछ हो चुका है, लाइक खुदा न खास्ता उसको स्ट्रोक हो चुका है या एमआई हो चुका है, या उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ इतनी सीवियर है कि उसको कोई एम्पुटेशन तक नौबत पहुंच गई थी, तो ऐसे पेशेंट्स को भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, राइट। तो ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेट वे आप पेशेंट को कह सकते हैं कि आपके लिए रोज़ा रखना ख़तरे का बायस है, तो बेहतर है कि आप रोज़ा ना रखें, राइट। हाँ, अगर कोई पेशेंट वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ है और उसकी डायबिटीज़ ज़्यादा क्रोनिक नहीं हुई और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई, और उसका ये HbA1c भी ठीक है, उसकी जनरल हेल्थ भी ठीक है, उसकी विल पावर भी अच्छी है, उसकी लैब्स भी ठीक हैं, और वो इनमें से किसी मेडिकेशन पे भी नहीं है, तो फिर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि जी ठीक है, आप रोज़ा रख सकते हैं। और उसको जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप दे के, तो आप उनसे कहेंगे जी ठीक है, आप रोज़ा रखें। और अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने फ़ौरी तौर पे रब्ता करना है। और रोज़ा खोलना कब है? जब आपकी शुगर लेवल जो है वो 60 तक पहुंच जाए, क्योंकि आप रेड जोन में जा चुके हैं। और फिर भी अगर आप रोज़ा नहीं खोलेंगे
तो हाइपोग्लाइसीमिया के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट में आ सकते हैं, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, तो आपने इन फैक्टर्स की बेस पे उसको आंसर करना है कि आप रोज़ा रखें या आप रोज़ा ना रखें, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।